नमस्कार, हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज बनकर, बेखौफ आजाद आवाज। कोरोना वायरस का लॉकडाउन जारी है, ज्यादातर फैक्ट्री और कंपनियां बंद हैं। सेंट्रल कैबिनेट ने 15,000 करोड़ रुपए के कोविड-19 इमरजेंसी पैकेज को मंजूरी दी है। बुधवार को हुई बैठक में इस पैकेज को मंजूरी दी गई। ये रिलीफ पैकेज है, ये कोई इंसेंटिव या स्टिमुलस पैकेज नहीं है जिसका हमें बहुत अरसे से इंतजार है। ये सिर्फ एक रिलीफ पैकेज है, जैसे फर्स्ट एड होती है, ये दूसरा पैकेज है। इससे पहले पिछले महीने केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए उसके रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था। कोरोना संकट के बीच 23 और 24 अप्रैल को इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की बैठक भी हो रही है। 15वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष एनके सिंह की अध्यक्षता में हो रही बैठक में कोरोना की वजह से राज्यों की जो माली हालत है, जो उनकी आर्थिक हालत है, और जीडीपी जैसे अहम विषयों पर भी चर्चा होनी है। लॉकडाउन में वाइन शॉप्स और पेट्रोल, ये रेवेन्यू के सोर्सेज होते हैं, बहुत बड़े सोर्सेज है ये। इनके घट जाने की वजह से राज्यों की आर्थिक हालत खराब हुई है। राज्य सरकार केंद्र से ज्यादा पैसे की उम्मीद कर रही है। आपको बता दें कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान के तहत बनाई गई एक संस्था है। इसका काम राज्यों और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी जो माली हालत है उसका जायजा लेना होता है टाइम टू टाइम, वक्त वक्त पर, कि हमारे राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी आर्थिक हालत कैसी है। और इसका एक काम यह भी होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच रेवेन्यू की कितनी हिस्सेदारी होगी। आफ्टरऑल रेवेन्यू जो आता है वो राज्यों से आता है, केंद्र के पास जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, उसके बाद केंद्र फैसला करती है किसको किसका कितना पैसा जाना है, वगैरह वगैरह। मेरे साथ हैं प्रोफेसर प्रवीण झा, जेएनयू से प्रोफेसर हैं। बहुत शुक्रिया प्रवीण, हमेशा की तरह अपना वक्त देने का। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लॉकडाउन के ऐलान के बाद से अभी तक रिलीफ पैकेजेस का ऐलान तो हुआ है, स्टिमुलस या रिवाइवल पैकेज जारी नहीं किया है। इसकी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, जो रिलीफ पैकेज के नाम पे भी जो आया था वो इतना इनएडिक्वेट और एक तरीके से जो कहेंगे कि चालाक हरकत जैसी बात जिसको हम कह सकते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कई चीजें जो ऑलरेडी बजट में थी उन्हीं को जोड़ के अगर हम कहते हैं कि ये हमारा एडिशनल रिलीफ पैकेज है तो एक बहुत ही अनुचित सी चीज है ये। और यही हुआ था, उस 1.7 लाख करोड़ की जो बात हो रही है रिलीफ पैकेज के नाम पे जो हुआ, उसमें बहुत सारी चीजें जो थी ऑलरेडी जो 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था उसमें शामिल था, तो इसलिए उसको रिलीफ पैकेज कहना भी बहुत उपयुक्त नहीं होगा। उसके बाद जो भी अभी तक मैसेजेस आते रहे, इनफैक्ट संजीव सान्याल जो हैं, जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, और उन्होंने जो कहा कि हम धीरे धीरे कुछ कुछ करते रहेंगे और बिग बैंग अप्रोच बहुत सही नहीं है, वो आज ही अखबारों ने रिपोर्ट किया है। तो ये एक तरह से जो सरकार की सोच और मंशा उसको दर्शाती है कि ठीक है हम करेंगे। ये 15,000 करोड़ जो एक था कि भाई मदद के लिए हम दे रहे हैं, ये भी अप्रूवल होते होते देखिए कितना समय लग गया। ये घोषित किया गया तकरीबन महीना भर पहले जी, और अभी जो है उसको मंजूरी मिल रही है। तो ये जो सारी चीजों को हम संदर्भ में लेके देखें और जो उनकी एक सोच है, फिस्कल फंडामेंटलिज्म जो है, मुझे लगता है कि वो एक महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों इस तरीके से समय लग रहा है और कुछ स्पष्ट नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ स्पष्ट होने की स्थिति है। आरबीआई से जरूरी थोड़े बहुत कुछ हुए हैं, लेकिन वो बहुत छोटे कदम है। कुल कहने का मतलब हमारे मेहमान का ये है कि ऊंट के मुंह में जीरे का दाना दिया जा रहा है वक्त वक्त पर। इतना दिया जा रहा है कि इंसान मरे ना, और इतना नहीं दिया जा रहा कि इंसान सेहत अपने पांव पर खुद खड़ा हो सके। ऊंट के मुंह में जीरा। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन इससे देश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को 9 लाख करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका है। फिच रेटिंग्स के नए अनुमान के मुताबिक हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 है उसमें भारत की आर्थिक विकास दर घटकर 0.8% रह सकती है।
कोरोना के कारण आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, भारत की विकास दर 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने साल 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 1.8% रहने का अनुमान लगाया है। लगभग एक से ही रेंज में चल रहे हैं सब। कोरोना संकट की वजह से केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन मिलने वालों को, उनको जो मिलता है, डीए मिलता है, उसकी इंस्टॉलमेंट पर 1 जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है। वहीं जो भारतीय उद्योग जगत है, केंद्र सरकार से 9 लाख से लेकर 10 लाख करोड़ रुपए के स्टिमुलस पैकेज की मांग कर रहा है। कुछ इंडस्ट्रीज ने तो 16 लाख करोड़ रुपए तक के पैकेज को जरूरी बताया है। इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच 4 करोड़ नौकरियों पर संकट भी आ सकता है। फिक्की ने देश में 380 कंपनियों में सर्वे कराया, जिसके मुताबिक 59% रिस्पोंडेंट्स जिन्होंने जवाब दिया, उन्होंने पैकेज देने और टैक्स में छूट जैसे कदम उठाने की मांग की है। इस सर्वे में शामिल 61% कंपनियों ने 6 महीने से लेकर 1 साल तक अपने जो उनके एक्सपेंशन प्लान्स थे, विस्तार की जो योजनाएं थी, उनको टालने का फैसला भी किया है। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है प्रवीण, रेटिंग एजेंसीज जो भारत की ग्रोथ रेट के अनुमान को लगातार कम कर रही हैं और वो एक सी ही रेंज में है, 1.8, 1.9, 1.8, इसी ढंग से रेंज में है, और उधर उद्योग जगत पैकेज की मांग कर रहा है। सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है, आपने सोच का जिक्र किया, अब रफ्तार का जिक्र करते हैं, क्या ये रफ्तार काफी है? बिल्कुल नहीं। लगता है कि सरकार जो है बस सिर्फ लॉकडाउन करके एक संतोष की स्थिति में है कि चीजें संभल जाएंगी। और पहले भी जो बयान आया था कि जान है तो जहान है, उसके बाद तो जान भी जहान भी, लेकिन जहान के लिए कुछ हो नहीं रहा है और कोई रफ्तार आपको कहीं से स्पष्ट है ही नहीं रही। जैसा मैंने कहा कि महीना भर लगता है एक अप्रूवल मिलने में, एक अदने से पैकेज को, 15,000 करोड़ वाले को। उसके बाद जो आवश्यक कदम लेने चाहिए, एक तो पहली बात तो ये है कि जो एक असेसमेंट सरकार के भीतर होना चाहिए कि खतरा कितना बड़ा है, वो भी ढंग से नहीं हो रहा है। जब तक आप वो करेंगे नहीं, ठीक है, उद्योग जगत तो अपनी बातें कह रहा है, लेकिन जो कृषि की स्थिति है, जो एमएसएमईज की स्थिति है, बिल्कुल ध्वस्त सी हो गई है। अगर आपने क्रिसिल की चर्चा की, क्रिसिल का आज का एस्टिमेट ये है कि जो मंडी में अराइवल हैं, उसमें तकरीबन 90 से 98% जो कंपेरेबल पीरियड है, जो हमारा ये कोविड वाला फेज रहा है और पिछले साल का कंपेरेबल पीरियड देखें, 90 से 98% गिरावट आई है। मंडी में जो आवट आती है, जो सामान जो आता है, अगर हम देखें कि हॉर्टिकल्चर जो है उसकी क्या स्थिति हो गई है, कई सारे जो फील्ड से रिपोर्ट आ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर को लेकर आप कर क्या रहे हैं? तो कृषि जो है अभी भी, भले ही उसका हिस्सा सकल उत्पाद में कम हो गया हो, लेकिन जो मांग की स्थिति है वो कृषि पे काफी कुछ निर्भर करती है और कृषि पे जो निर्धारित और निर्भर लोग हैं उन पे निर्भर करती है। तो आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से एमएसएमईज की जो कहानी आ रही है, और तो छोड़ दीजिए, आप चूंकि उद्योग जगत की बात कर रहे थे, बड़े उद्योगों की बात कर रहे थे, उसमें से 50% से ज्यादा जो टॉप 500 कंपनीज हैं वो कह रही हैं कि अब हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है, हम ना तो इंटरेस्ट दे सकते हैं, न ही फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो अगर उनकी स्थिति ये है, तो जो बाकी हमारा औद्योगिक जो सिस्टम है और उसमें जो लोग हैं, आप समझ ही सकते हैं उनकी क्या स्थिति होगी। तो कहीं ना कहीं एक अजीब सा मुझे डिस्कनेक्ट लगता है। और रफ्तार जो है, आप अगर एक ही जगह पे खड़े होकर भागते रहें और कहें कि साहब हम कुछ कर रहे हैं, तो बस वही कवायद हो रही है जो अभी तक मुझे लग रहा है। जी, जिसको हम बचपन से जानते हैं, कदम ताल बोलते हैं कि हम लोग कदम ताल करते आ रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। किसी ने ये भी कहा था कि हम 2 कदम आगे जाते हैं तो 1 कदम पीछे आ जाते हैं। जान है जहान है, जान भी जहान भी नया नारा है। जान के फ्रंट पर जो हो रहा है, स्वास्थ्य के फ्रंट पर, वो आप सब जानते हैं। जहान के फ्रंट पर भी बहुत कुछ होना बाकी है। रफ्तार जो है कदम ताल की तरह है, ऐसा हमारे मेहमान का मानना है। हम आगे बढ़ते हैं। सरकार को पैसों के इंतजाम को लेकर देश के बड़े अर्थशास्त्रियों और राजनेताओं ने हाल ही में कई अहम सुझाव दिए हैं, लेकिन अगर सुझाव मंजूर किए जाएं या सुने भी जाएं तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और नोबेल विजेता अभिजीत बैनर्जी ने सरकार को कोरोना संकट में सोच समझकर खर्च करने और बेरोजगारी से निपटने के लिए कदम उठाने की सलाह दी है। सबसे पहले गरीबों तक अनाज पहुंचाने
और किसानों मजदूरों तक कैश ट्रांसफर करने जैसे कदम उठाने का सुझाव दिया गया है। इसी तरह देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार को 5 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम करने का सुझाव दिया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लॉकडाउन का असर सबसे ज्यादा मार झेल रहे एमएसएमई सेक्टर के लिए प्रोत्साहन पैकेज की मांग की है और एक सलाहकार समूह भी बनाया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई में। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, इस तरह की खबरें कि सरकार ने इनकम टैक्स को 13,20,000 करोड़ के टैक्स टारगेट को मार्च 2021 तक पूरा करने के लिए कहा है। कोरोना संकट में क्या ये मुमकिन है? ये असंभव है जो ये कह रहे हैं, क्योंकि जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, दोनों किस्म के जो टैक्सेस हमारे जो ब्रॉड टैक्सेस होते हैं, हम देख ही रहे हैं। जीएसटी पे जो खबर आ रही है वो किसी से छिपी नहीं है। आप जानते हैं, आप के पास आंकड़े हैं कि स्थिति जो है बिल्कुल चरमराई सी हुई है। जो राज्य जिन पे जिम्मेदारी है जमीन पे चीजों को हैंडल करने की और समस्या को देखने की, समझने की और उसको एड्रेस करने की, हर राज्य ये कह रहा है कि साहब हमारी स्थिति बहुत खराब है, आप जीएसटी का जो हमारा बकाया है पिछले 4 महीने का, 6 महीने का, कम से कम वो तो दे दीजिए। तो मिला जुला के अगर हम देखें, जो केंद्र की तरफ से एक रुख रहा है, उसके पीछे एक कारण ये भी है, जो रिसोर्सेज की स्थिति है वो काफी गंभीर सी है। इस वित्तीय वर्ष में जो एक महत्वपूर्ण आधार होना था टैक्सेस को रेज करने का, था वो डिसइन्वेस्टमेंट। इस वर्ष जो है डिसइन्वेस्टमेंट तो आप समझ लीजिए कि उसकी कोई संभावना ही नहीं है। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो हम देख ही रहे हैं कि उसकी क्या हालत हो गई। इसी तरीके से अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करेंगे, जब आय में इस तरह से गिरावट की संभावना है, इस तरीके से इकोनॉमी अगर श्रिंक कर रही है, तो कहां से हम उन रिसोर्सेज के बारे में कल्पना भी कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल अलग किस्म के जो रास्ते हैं सरकार को अख्तियार करने की जरूरत है। उसमें जो है कि कैसे फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाया जाए, कैसे उसको मोनेटाइज किया जाए, जिस तरह की चीजें वो अभी कर रहे हैं जमीन पे। मसलन आपने शुरू में ही चर्चा की कि राज्यों के जो बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तकरीबन 50 से 70% के बीच में, यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहल, आपने दोनों, मतलब एक की जो है खपत उस पर काफी कमी आई, दूसरे को आपने बैन कर दिया। तो एक तरह से हाथ बांध के फिर आप कह रहे हैं कि साहब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जो ओवरऑल टैक्स का जो सिचुएशन है, मेरी समझ से तो काफी गंभीर संकट है वो। और जो नए रास्ते ढूंढने चाहिए, वो ढूंढने की बजाय जिस तरह की चीजें हम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कहीं से हम आगे बढ़ने की स्थिति में भी हैं। अब देखिए ये जो विशेष मीटिंग हो रही है उसमें क्या बातें निकल के आती हैं। तो एक आखिरी बात कहना चाहूंगा विनोद भाई साहब, कि कम से कम जो सेस एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स केंद्र सरकार का है, उसको निश्चित तौर पे अभी राज्य सरकारों से उसमें उनको भी हिस्सा दिया जाना चाहिए। बाकी अगर हम और चीजों को ओपन अप कर सकें तो अच्छा है। उनकी जो मार्केट बोरोविंग है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन सेस पे भी सोचा जाना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण झा, आपका अपना समय देने के लिए हमें। वैसे हमने सुना है कि इनकम टैक्स के जो बड़े अधिकारी हैं, उनका भी ये मानना है कि ये जो टारगेट है 13,20,000 करोड़ का, ये मार्च 2021 तक जो कहा गया है, इसको हासिल किया जाए, ये मुश्किल लग रहा है। 13,20,000 करोड़ का टैक्स टारगेट मार्च 2021 तक उनको मुश्किल लग रहा है, संभव नहीं लग रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को, कोरोना संक्रमण को, जो उसका इन्फेक्शन है उसको फैलने से रोकने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका बताया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन कोरोना संकट में एक सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग के बजाय कम्युनल डिस्टेंसिंग फैलाने की कोशिशें हो रही हैं, और ये बहुत ज्यादा कोशिशें वहां पर भी हो रही हैं जहां पर हमारे भारतीय दूसरे देशों में रोजी रोटी कमाने गए हैं। मेरा इशारा गल्फ कंट्रीज की तरफ है। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक का एक बहुत बड़ा तबका धर्म के नाम पर खासकर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराने में जुटा हुआ है। बीजेपी के कई नेताओं ने कोरोना को धर्म से जोड़ते हुए विवादित बयान और ट्वीट किए हैं। कोरोना जिहाद नाम का एक हैशटैग चलाया जा रहा है गल्फ कंट्रीज में। कोरोना को मजहबी रंग देने की कोशिशों से खास बाहरी देशों में, खासतौर पर गल्फ कंट्रीज में, भारत की छवि को भी खासा नुकसान पहुंचा है, और जो वहां के जो रूलर्स हैं उनमें भी गुस्सा बढ़ रहा है।
जिसकी वजह से हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को भी ट्वीट करके कहना पड़ा कि कोविड-19 हमला करने से पहले ना तो किसी की नस्ल देखता है, न धर्म देखता है, न रंग देखता है, न जाति देखता है, न भाषा या कोई सरहद देखता है। गुरुवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के वक्त भी बीजेपी धर्म के नाम पर माहौल बिगाड़ने और नफरत का वायरस फैलाना जारी रखे हुए है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी देश में कोरोना वायरस महामारी को सांप्रदायिक रंग देने को लेकर आगाह किया है। मेरे साथ हैं डॉक्टर मनोज जोशी, आप विदेशी मामलों के जानकार भी हैं, रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त हमें देने के लिए, शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट तो कर दिया कि कोरोना किसी धर्म या जाति को नहीं देखता। सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के संदेश की गंभीरता को समझा जा रहा है, या क्या वो संदेश अपने आप में इतना गंभीर है, या इज इट टू लिटिल टू लेट जैसा है? देखिए, एक ट्वीट आई है और कुछ आवाज प्रधानमंत्री जी की काफी मंद है, और विषयों में तो काफी जोर शोर से बोलते हैं, काफी एम्फेसिस से बोलते हैं, पर यहाँ पर जो है आवाज बहुत धीमी है, और मैं नहीं समझता हूं कि इसका उतना असर पड़ेगा जितना अखबारों में अक्सर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने एक स्टैंड लिया है। क्योंकि ये मसला जो है ये कई दिनों से चल रहा है, जब से ये सीए के खिलाफ जो दंगे हुए तब से ये मामला चल रहा है। उसी के बाद ये कोविड का हिसाब सामने आ गया, और कोविड जो है, जो पुरानी दरारें हैं उनको और गहरी कर रहा है। जी, या उसके जरिए पुरानी दरारें और गहरी की जा रही हैं? हाँ, कोविड का असर जो है, हम जहां तक देख रहे हैं दुनिया भर में ये असर है, और विषय में भी है। मतलब जैसे चीन और अमेरिका के बीच में जो विवाद हैं, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि इसका जो असर रहा है, वहां पर ये जो पुराने विवाद हैं, जो पुरानी बातें हैं, उनको और गहरा रहा है। मतलब ये एक महामारी फैली हुई है, इसके जब ये फैलने लगती है तब कोशिश होती है कि सब एकजुट होके काम करें, एकजुट होके जो है इससे झेलें, पर इसका हमारे यहाँ असर उल्टा लग रहा है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री की आवाज उतनी बुलंद नहीं है जितनी होनी चाहिए। यानी उनको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए कि इसका धार्मिक इस्तेमाल ना करें, किसी धर्म विशेष यानी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल ना करें, जैसा कि गल्फ की कंट्रीज में ट्वीट्स के जरिए हो रहा है। मैं आगे बढ़ता हूं। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजकुमारी हिंद अल कासिमी ने दुबई में रह रहे एक भारतीय यूजर सौरभ उपाध्याय की मुस्लिम विरोधी पोस्ट पर सख्त नाराजगी जताई है। कासिमी ने कहा है कि इस्लामोफोबिया और नस्लवादी गतिविधि में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको वापस भी भेजा जा सकता है। प्रिंसेस कासिमी ने वहां काम कर रहे भारतीयों को, मैं भारतीय शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं अभी भी, भारतीयों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को यूएई से बाहर निकाल दिया जाएगा। कासिमी ने यह भी कहा कि यूएई का शाही परिवार भारतीयों का दोस्त जरूर है, लेकिन इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक मोहतरमा है प्रीति गिरी, उन्होंने भी कुछ इस तरह के उल्टे सीधे ट्वीट जारी किए हैं। उनके शौहर हैं अभिमन्यु गिरी, उन्होंने भी ऐसे ट्वीट जाहिर किए हैं, दिखाए हैं। एक और साहब हैं, उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब की मतलब बेइज्जती में कहा है कुछ। इस्लाम को लेकर बहुत बुरे बुरे मतलब नफरत भरे ट्वीट वहां फैलाए जा रहे हैं, और वो भी उन लोगों द्वारा जो वहां काम कर रहे हैं, वहां रोजी रोटी कमा रहे हैं। राजकुमारी कासिमी ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि मैं नफरत से निपटने के लिए गांधी के शांतिपूर्वक तरीके पर भरोसा करती हूं। अब बताइए, खाड़ी के देश हमें गांधी का संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं, नौबत यहां तक आ गई है। विवाद बढ़ने पर यूएई में भारत के राजदूत पवन कपूर ने कहा है कि कोई भी भारतीय किसी भी धर्म को आहत करने वाली, दुखी करने वाली पोस्ट ना करे। धार्मिक आधार पर किसी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। और तो मेरा सवाल आपसे ये है मनोज कि यूएई की राजकुमारी हिंद अल कासिमी और एक नूरा गुरैर हैं, जिनके यहाँ ये प्रीति गिरी काम करती हैं, इनको लेकर दी गई नसीहत और चेतावनी, और विद्वानों ने भी बोला है, और जो दोहा और मस्कट वहां से भी बातें आई हैं, आप कितनी गंभीरता से लेते हैं? ये लोग कितने गंभीर हैं ऐसे ट्वीट्स को लेकर? देखिए, काफी गंभीरता तो काफी है, पर मैं ये समझता हूं कि हमको एक चीज और समझनी चाहिए। ये कोविड के जमाने में
पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि जासूसी एजेंसी और अक्सर जो हैकर हैं और जो नफरत फैलाने वाले, जो मतलब खुद आपने हिंदुस्तान में भी देखा है, जो अपने ही पोस्ट करते रहते हैं, ऐसे लोगों को जगह मिल रही है। और ये इनका काम यही है कि ये दरारें बढ़ाएं और गहरी करें। अब हम देख रहे हैं कि चीन के खिलाफ अमेरिका की तरफ से आ रहा है, अमेरिका के खिलाफ चीन की तरफ से आ रहा है, रूस और कुछ कर रहा है, ईरान कुछ कर रहा है। और यहां पे मैं समझता हूं कि भारत को भी काफी जो है सोच समझ के चलना चाहिए कि पता नहीं वो किसकी ट्वीट जा रही है, किसका सोशल मीडिया का मैसेज कहां जा रहा है और उसका मकसद क्या है। क्योंकि मैं समझता हूं कि मकसद ये है कि मनोज, अगर लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, लोगों ने अपने ट्वीट्स भी डिलीट किए हैं, लोगों ने अपने अकाउंट्स भी बंद किए हैं, लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल भारत में भी शिफ्ट कर दिए हैं, लेकिन जैसे एक सेल होता है जो लगा हुआ होता है कि इस्लाम के खिलाफ बोलना है, और जहां रोजी रोटी कमा रहे हैं वहीं उन्हीं की जो उनका जो धर्म है उसके खिलाफ बोलना है। मैं उनकी बात कर रहा हूं। एजेंसीज के जो हैकर्स वगैरह हों वो अलग बात है। इनके वजूद से क्या आप इनकार कर सकते हैं कि ऐसे लोग भी हैं? उसमें कोई शक नहीं है। देखिए, नफरत फैलाने वालों की तो कोई कमी नहीं। जहां तक कि सोशल मीडिया है, घृणा, नफरत, ये तो एक मौका मिल गया है सोशल मीडिया के जरिए। और चाहे कुछ हो, चाहे कोई फिल्म स्टार हो, कुछ उसने अपना एक ट्वीट किया तो उसके खिलाफ उसको गाली देना, उसको उसकी बदनामी करना, ये तो सोशल मीडिया में एक चीज चली गई है, चल उठी है। और ये जब जो फसाद हुए थे फरवरी में, उसके बाद ये और आग पकड़ी है। जी जी, मैं आगे बढ़ता हूं। दोहा और मस्कट में भी भारतीय एम्बेसीज ने इस्लामोफोबिक मैसेजेस को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। दूतावास जो हमारे हैं दोहा और मस्कट में, उन्होंने कतर और ओमान में रह रहे भारतीयों से फेक न्यूज से बचने और फिरकापरस्त सांप्रदायिक पोस्ट शेयर न करने की चेतावनी दी है। आपको यह भी बता दें कि कुवैत में कोरोना के 1654 मरीजों में से 900 से ज्यादा भारतीय हैं, लेकिन धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। अस्पतालों में सभी मरीजों का एक जैसा इलाज हो रहा है। वहीं हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में धर्म के आधार पर कोरोना वायरस के मरीजों के लिए अलग अलग वार्ड बनाने की खबर आई थी। हिंदू वार्ड अलग और मुस्लिम वार्ड अलग। आपको बता दें कि सऊदी अरब, यूएई समेत गल्फ के बाकी देशों में करीब 1 करोड़ के करीब भारतीय रहते हैं जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, वहां से पैसा भारत भेजते हैं। जिनकी नौकरियों को खतरा हो गया है इन चंद मुट्ठी भर लोगों के ट्वीट से जो नफरत फैला रहे हैं इस्लाम के खिलाफ। वहीं यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 17.5 मिलियन प्रवासी भारतीय रह रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कोरोना वायरस की वजह से अगले 60 दिन के लिए नए ग्रीन कार्ड जारी करने या जो इमिग्रेशन है उसकी इजाजत देने की प्रक्रिया पर रोक लगाने का ऐलान किया है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, पूरी दुनिया एक भयंकर महामारी से लड़ रही है। ऐसे में कोरोना को लेकर धार्मिक नफरत से जुड़ी पोस्ट शेयर करना प्रवासी भारतीयों की रोजी रोटी के लिए कितने बड़ी खतरे की वजह बन सकता है? देखिए, जहां तक कि जो प्रवासी भारतीय हैं, खासकर जो गल्फ में हैं, आप जानते हैं कि उनके जो रिमिटेंस 30-40 बिलियन डॉलर जो है हर साल जो आ रहा है, इतनी मोटी रकम और कहीं से नहीं आता है भारत में। नंबर 1। नंबर 2, ये जो भारतीय वहां पे बसे हुए हैं, अगर जिन मुल्कों में वो हैं, वो इनको ये एक बात ये चीज समझनी चाहिए कि ये कोई लोकतांत्रिक मुल्क नहीं है। ज्यादातर ये जो है शेखडम्स हैं। यहाँ जो कानून है काफी सख्त है, और यदि जो है यहाँ के जो शेख और राजा जो हैं, इनका जो मूड बदले तो इसका बड़ा बुरा परिणाम हो सकता है हमारे प्रवासी भारतीय जो वहां बसे हुए हैं। तो इसलिए एहतियात की जरूरत है कि और उन लोगों को चुन चुन कर पहचानने की और सजा देने की जरूरत है जो इस तरह के धार्मिक उन्माद वाले ट्वीट जानबूझकर फैला रहे हैं। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूं, और ये भी कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी की जो एक मैं समझता हूं कि एक उनका अचीवमेंट था
कि जहां तक कि यूएई, सऊदी अरेबिया है, इनसे रिश्ते जो है उन्होंने काफी जो है मेहनत करी, कई बार वहां गए और वहां से काफी निवेश भारत की ओर आया और रिश्ते काफी सुधारे। तो ऐसी जो हरकतें जो हैं, इससे उनकी अपनी ही पॉलिसी जो है वो उस पे जो है असर पड़ता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर मनोज जोशी, अपना समय हमें देने के लिए। जरूरत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद दोबारा वापस आएं और एक हल्का फुल्का ऐसे इस तरह का मैसेज ना दें, स्पष्ट कड़े शब्दों में मैसेज दें उन लोगों को जो धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, वो भी उन देशों में जहां पर हमारे भारतीय अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इस दफे एक दफा फिर मध्य प्रदेश करने की तैयारी हो रही है। जब मैं कहता हूं मध्य प्रदेश करने की तैयारी, तो मेरा मतलब गोवा से भी है कि चुनी हुई सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाना। संकेत ऐसे मिल रहे हैं महाराष्ट्र से। हो ये रहा है कि पिछले साल 20 नवंबर को उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे और नियमों के मुताबिक 28 मई तक उन्हें चुनाव जीतकर या मनोनीत होकर, नॉमिनेट होकर विधानसभा में आना है। अब लॉकडाउन की वजह से चुनाव तो स्थगित हो गए। 26 मार्च को 9 सीटों पर चुनाव होना था। अब आर्टिकल 164 के सेक्शन 4 के मुताबिक अगर आप 6 महीने तक मुख्यमंत्री चुनाव नहीं जीतते हैं तो आप मुख्यमंत्री नहीं बने रह सकते। राज्यपाल का कोटा होता है। उम्मीद थी कि राज्यपाल के कोटे से बनकर आ जाएंगे, लेकिन वो कोटा खेल, कला, विज्ञान, शिक्षा, साहित्य ऐसे क्षेत्रों में आने वाले लोगों को मनोनीत किया जाता है। तो पूरी तैयारी है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री ना रहें महाराष्ट्र के और एक बार फिर मध्य प्रदेश कर दिया जाए महाराष्ट्र में। हम उम्मीद करते हैं कि सद्बुद्धि आएगी इन लोगों को ऐसे महामारी के समय में, ऐसे संकट के समय में, जब लोगों की सेहत को खतरा हो, जब अर्थव्यवस्था के चक्के जाम हो चुके हों। कम से कम ये तुच्छ राजनीति मुलतवी कर दें, स्थगित रखें। फिर अच्छे वक्त जब आएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे, फिर देखी जाएगी। सोमवार रात को आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।